मैं ब्रजेश यादव, आप सबको टॉप 10 स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग काव्य खंड का छठा पाठ जनतंत्र का जन्म, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का हम लोग सबसे पहले परिचय जानेंगे। इस परिचय में हम लोग समझेंगे कि इनके परिचय से क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, और इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग भली बातें समझेंगे कि इसमें से क्या क्या आ सकती है, जिसका थोड़ा सा नोट यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि बोर्ड पर उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जन्म जो इनका होता है, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ तो बोलेंगे कि 23 सितंबर 1908 को 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म होता है। ठीक है। और पूछेगा कि किस स्थान पर होता है, तो यह बिहार के नामी गिनी कवि थे। सबसे मतलब अगर कवियों में देखा जाए तो कवियों का यह राजकुमार हैं, और कवियों मतलब इनको तो राष्ट्र कवि कहा गया है, क्योंकि बिहार के सबसे प्रसिद्ध कवि, यानी पूरे अगर देखा जाए तो भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनका जन्म जो होता है 23 सितंबर 1908 को होता है। और इनका स्थान माने इनका जन्म स्थान पूछता है कि जन्म स्थान क्या है, तो बोलेंगे बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। याद रहेगा ना, इन गांव में इनका जन्म हुआ था। और चूंकि गांव में जन्म लिए थे तो गांव में ही इनका शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। और देखेंगे आगे कि इनका मृत्यु जो होता है वह देखो यहाँ पर 23 सितंबर याद रखना है, और यहाँ पर 24 अप्रैल 1974 को, तो 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु होता है। यहाँ पर जन्म मृत्यु एक साथ इसलिए लिखा गया क्योंकि याद करने में आसान हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जन्म हुआ फिर यहाँ पर मृत्यु। तो देखेंगे कि माता का नाम इनका क्या था, तो मन स्वरूप देवी। और इनका पिताजी का नाम था रवि सिंह दिनकर। रवि सिंह दिनकर। और यहाँ पर समझेंगे क्योंकि इनका जन्म जो गांव में हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, गांव में ही हुआ था। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ, और उसी के आसपास इन्होंने सभी पढ़ाइयाँ हासिल की। जैसे देखेंगे कि इन्होंने 20 वर्ष, देखो यहाँ पर क्या है 1908 है, और यहाँ पर कौन सी 1928, तो देखेंगे कि इन दोनों में कितना गैप है, लगभग 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष में इन्होंने मैट्रिक पास किया। अब ये जरूरी नहीं कि हम लोग मैट्रिक पास करेंगे तो क्या 20 वर्ष लग जाए। तो मैट्रिक का अगर लमसम उम्र देखा जाए तो लगभग 14.5 ठीक है, ठीक ना, 14-15 ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे कि 1928 में इनका क्या होता है, मतलब मैट्रिक फाइनल होता है। और मैट्रिक कहाँ से फाइनल करते हैं, तो सुनो, यह क्या करते हैं, रेलवे हाई स्कूल जो मोकामा घाट से है, मतलब मोकामा एक स्थान है, मोकामा घाट से इन्होंने क्या किया, मैट्रिक पास किया, और जो रेलवे हाई स्कूल से पास किए थे इन्होंने। और 1932 में इन्होंने यहाँ पर बीए की डिग्री ली थी, और भी पटना कॉलेज से, जो गंगा घाट के किनारे स्थित है, वहीं से इन्होंने क्या किया, बीए की डिग्री ली थी। और वहाँ से इतिहास के शायद मतलब इतिहास से ही ऑनर्स किए थे शायद, ठीक ना। अब देखेंगे कि बिहार के मतलब बिहार विश्वविद्यालय, जिसको आज हम लोग मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के पद पर रहे थे, प्रोफेसर के पद पर। आज भी देखिएगा तो वहाँ पर मुजफ्फरपुर में इनका क्या बनता है, जो जन्मदिन मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कवि लोग आते हैं और वहाँ पर अपने काव्य की कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को समर्पित करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि यह भागलपुर के जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भागलपुर विश्वविद्यालय के यह क्या रहे हैं, उप कुलपति रहे हैं। मतलब सबसे ऊपर का पद उसमें क्या होता है, कुलपति का, और उनसे नीचे का पद जो होता है उप कुलपति का। तो उस रामधारी सिंह दिनकर वहाँ पर उप कुलपति रह चुके थे। और यहाँ पर देखो उनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, यहाँ पर है प्राणभंग। इन्होंने अभी जब विद्यार्थी जीवन में थे तभी से इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू कर दिए थे, जिसमें से देखेंगे कि इनका कुछ रचना देखो क्या है, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, बोलो, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। जब धनुष तोड़ा जाता है तो वहाँ पर ये बात थोड़ा सा जिक्र किया गया कि परशुराम की प्रतीक्षा। हारे को हरि नाम। तो फिर से एक बार इनका कृतियाँ के याद कराते हैं, सुनना ध्यान से। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम।
इनकी द्वारा यह प्रमुख कृतियाँ हैं। अब देखेंगे इनमें से सबसे प्रमुख इनका कृतियाँ थी तो यह था उर्वशी, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर रश्मि रथी का तुम लोग जो पंक्ति देखेगा बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। इनका थोड़ा सा कविता जो होता है मतलब शुद्ध हिंदी में लिखा गया, मतलब ना होता है कि कविता एकदम गहराई से लिखा गया है, तो वैसे होता है। और इनका कविता सबसे मतलब अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है इनका पंक्ति। अब देखेंगे आगे कि इनमें से देखेंगे कि दिनकर जी भारत सरकार की ओर से, ठीक ना, पद्म विभूषण की पुरस्कार भी पाए हैं। किस चीज़ का? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण देखो क्या होता है, जैसे हर चीज़ का मतलब हर देश में कुछ ना कुछ उच्च स्तर का पुरस्कार होता है। जैसे भारत रत्न पुरस्कार हुआ, पद्मश्री पुरस्कार हुआ, पद्म विभूषण पुरस्कार हुआ, ठीक ना। तो इसी तरह से उनमें से एक पुरस्कार है कौन सी? पद्म विभूषण। उसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। यह राज्यसभा, देखो यहाँ पर है ना, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के। और दिनकर जी अगर देखा जाए तो दिनकर जी आधुनिक कवि थे। क्या थे? आधुनिक काल के कवि थे और छायावादी कवि थे। कैसा कवि? आधुनिक काल के छायावादी कवि थे, याद रहेगा। फिर अगर देखा जाए कि इनकी काव्य कृतियाँ क्या है, मतलब इन्होंने काव्य कृतियाँ रची थी, तो उनमें से काव्य कृतियाँ का कुछ नाम है मिट्टी की ओर। क्या है? क्या है? मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर तुम लोग जब 11th क्लास में, जब 12th क्लास में जब जाओगे और उसमें हिंदी जो पढ़ना होता है, उसमें यह स्पष्ट रूप से चैप्टर है कि अर्धनारीश्वर, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अब आगे देखेंगे कि फिर से देखेंगे कि मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, और है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय क्या बोलेंगे? संस्कृत के 4 अध्याय। काव्य की भूमिका, और आगे है वाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, और दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी। फिर से एक बार देखते हैं काव्य कृति। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। याद रहेगा। फिर अब देखेंगे कि गद्य कृतियाँ इनके क्या क्या है, ठीक ना। गद्य कृतियाँ क्या क्या है, देखो इसमें संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, ठीक ना, उर्वशी। भारतेंदु, देखो भारतेंदु युग के मतलब ये थे, मतलब भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग इनके समय में नहीं था। भारतेंदु युग के मतलब समझेंगे कि उस समय जो छायावादी कवि थे उसी भार को मतलब यह ढोने के लिए उत्साहित थे। और रामधारी सिंह दिनकर शायद, जो अगर समझा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से, तो उतने योग्य कवि जो हुए थे, कौन हुए थे? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी काव्य कृतियाँ इतनी मतलब अगाध है, इतनी प्रबल है कि इनके कारण ही इनको रामधारी सिंह दिनकर को क्या बनाया गया? राष्ट्र कवि बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्र कवि। याद रहेगा ना, राष्ट्र कवि। तो देखो अब ध्यान सुनना, आप 2 पुरस्कार इनको और भी मिला है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और एक भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो अगर पूछा जाए, अगर पूछे कोई कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको कब मिली थी, किस रचना के लिए मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय। किसके लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए बोलेंगे कि इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। याद रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार का दिया हुआ है उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। बताया था कि यही सबसे प्रमुख रचना है, तो उर्वशी के लिए इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रहेगा ना। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हुआ थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव के व्यू से था, कि अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछेगा मतलब इसमें से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो इसमें से 3 को दिया होगा, 1 को नहीं दिया होगा, समझना ना। आगे प्रश्न पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ, चाहे जन्म क्या हुआ, जन्म स्थान बताइए, उनका माता का नाम, पिता का नाम, समझना ना। चाहे इनकी कौन सी ऐसी रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो क्या बोलेंगे? उर्वशी। कौन ऐसा रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो क्या बोलेंगे? संस्कृत के 4 अध्याय। याद रहेगा। तो अब चलते हैं हम लोग इनकी रचना जनतंत्र का जन्म। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका पंक्ति को हम समझाएंगे, ठीक ना। पंक्ति को हम मतलब काव्य खंड को थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करेंगे, उस व्याख्या के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम पहला पंक्ति क्या है। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी।
मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रात रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखना ये पंक्ति कितना अच्छा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, यानी जो पराधीनता के चक्र में जो हम लोग सदियों से सताए जा रहे थे, सदियों से हम लोग को जो सदियों से जो सताया जा रहा था, सदियों से हम लोग भूखे नग्न थे, हम लोग अपने ही देश में ऐसा लग रहा था कि जैसे पराधीन हो चुके हैं। तो वही बताते हैं कि उन्हीं लोगों में जो सदियों से सताए जा रहे थे, उनकी जो सदियों में, देखो क्या होता है, सदियों में होता है शताब्दी में, सैकड़ों से जो लोग राख बन चुके थे, अब उनके अंदर लगता है कि जान आ गई है। क्या गई है? जान आ गई है। अब वह देश अपने देश को जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। कैसा स्थापना करना चाहते हैं? जनतंत्र की। और मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, यानी इसका अर्थ है कि जो सदियों से हमारे देश में लोग को सताया जा रहा था, उन लोगों में अब क्या हो रही है? जनतंत्र की स्थापना के लिए अब नई आगाज हो गई है, नई जोश और होश आ गई है, ठीक ना। और यह चाहते हैं कि जनतंत्र की स्थापना जितना शीघ्र हो अब हो जाए। अब इसलिए बोलते हैं कि अब जनतंत्र आ गया है, अब सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि अब जनता का ही चुना हुआ शासक यहाँ पर बैठकर शासन करेगा। याद रहेगा ना। तो फिर देखते हैं कि दो राह समय की घर घर नाद सुनो, यानी बताते हैं कि देखो यह जनता आ रही है, इनकी आवाज़ को सुनो, यह अब विकराल रूप से आ रही है। अब जनतंत्र की स्थापना कर दी है, अब यहाँ पर केवल किसका सरकार बनेगी? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी। जो सांप की तरह तू गेड़ूर मारकर बैठा था सिंहासन पर, अब सिंहासन को क्या कर दूं? खाली कर दो। समझ गया बात? आगे समझेंगे कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, तब भी ना कुछ मुंह खोलकर दर्द कहने वाली। इसका अर्थ समझना कितना अच्छा है कि जनता से मतलब रामधारी सिद्धिनकर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, मूर्ति बना होता है मूर्ति, सुना ना, मूर्ति मैंने यहाँ पर जनता भी समझ सकते हैं हम लोग कि जो अबोध बना होता है कि भोला भाला जनता, कि जनता हम मिट्टी की अबोध भला मतलब मिट्टी के बना हुआ अबोध मूर्त, अबोध वह जनता जिसे सदियों से हम लोग बेवकूफ़ समझते थे और सदियों से उनको सताते आ रहे थे, ठीक ना। और जाड़े पाले में कसक, मतलब जाड़े पाले की कसक बना होता है दुख, जाड़े पाले की इतना दुख दुविधा को सहते हुए कभी भी कुछ मुंह नहीं खोला। जो सांप के समान डंक मारने वाला जो कष्ट होता था, उसके समान भी दर्द को सहने के पश्चात भी कुछ नहीं बोला मुंह से। लेकिन अब क्या हो चुका है? जनता वह जग चुका है, जनतंत्र की स्थापना के लिए अब उतारू हो चुका है ना। इसलिए लिखा है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, तब भी कभी मुंह खोलकर दर्द कहने वाली, ठीक ना कभी दर्द कहने वाली, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे कि मतलब इतना सारे दुख है, और उस दुख को जो सांप के समान डंक के समान मारता था, उस दुख में भी जाड़े पाले के दुख को हो, इतना सब दुख थी, लेकिन उसे मुंह खोलकर भी एक बार ना कहा। लेकिन आज उनके अंदर क्या है? वह अंतरात्मा जग चुकी है कि अब क्या करेंगे लोग? जनतंत्र की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। याद रहेगा ना। चलो आगे देखते हैं। अब जनता, अब प्रश्न चिन्ह है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस जनमत का क्या है प्रश्न गुरु जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने में, जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। इसका अर्थ समझना कितना अच्छा है कि जनता यहाँ पर बोल रही है कि सदियों से जो वेदना को सहती आ रही है, अब उस वेदना को तोड़ चुकी है। और यहाँ पर आता है कि सो ठीक मगर जनता आखिर इस पर मतलब बताते हैं कि जो अब जनता जनतंत्र की स्थापना के लिए उतारू है, जनतंत्र की स्थापना कर रही है, समझ ना, जनतंत्र की स्थापना कर रही है, तो क्या उसमें जनता फिर जो शासन करते थे, जो सदियों से सता रहे थे, वो भी तो जनता है। तो अब तो सिंहासन पर से खाली हो चुके हैं, तो क्या जनता उनको ही चुनेंगी? उनके प्रति जनता का क्या रवैया रहेगा? समझा ना। या जनता उनको बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति को चुनेगी, यही बात इसमें बताना चाहते हैं। अब बता रहे हैं कि तू ऐसा नहीं है कि जनता अब कौन सी है?
दूध मुँह है, मतलब कौन चीज अजन्मा है, अबोध है, कि तुम फुसला देगा, जो बात समझा देगा उसी बात पर मान जाएगा और तुमको सिंहासन पर बैठा देगा। समझ ना, वैसा बात अब नहीं है, क्योंकि जनता का अब क्या हो गया, मनोचेतना जग चुकी है, वह समझ चुका है कि जब देश स्वतंत्र होगा तब हमारा भी मान्य होगा, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा ही क्या हो सकती है, हमारी शासन अच्छी से चल सकती है। इसलिए जनता अब दूध मुहा बच्चा नहीं रहा है जिसे 4 खिलौने दे दोगे और फुसला दोगे। समझ ना। तो वही बात बताते हैं कि मानो जनता फूल हो जिसे एहसास नहीं, मतलब फूल के समान थोड़े है अब, कि जैसे चाहेंगे वैसे जब चाहे तब सजा दिए, जब चाहे तब उसको उठाकर बिक दिए। ऐसा हो सकता है? अब नहीं हो सकता। जनता अब सब कुछ अच्छा और बुरा सब समझ रही है, वही बात बताना चाहते हैं कवि जी, ठीक ना। अथवा दूध मुहे जिसे बहलाने को जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में, मतलब जंतर मंतर दे देने में क्या होता है कि थोड़ा सा फुसला उसला दिए। जंतर मंतर क्या होता है? फुसला उसला देना 4 खिलौनों में। कौन सी में? 4 खिलौनों में, यानी 4 को खिलौना दे दिए, बस मान गया कि चलो अब हमको राजा बना दो। अब ऐसा नहीं बात है, समझ गया बात। आगे देखेंगे इसमें, लेकिन होता है भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी कहना चाहते हैं कि जब जनता में वह साहस आ जाती है, जब जनता एकजुट हो जाता है, जनता जब एक साथ एकजुट होकर बढ़ता है, तब उनके हुंकार से पूरा सिंहासन, कितना हो भी बड़ा राज सिंहासन हो, हिलने डुलने लगता है, उसे नष्ट होने में देर नहीं लगती है। यह बताना चाहते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो बोलेंगे लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, समझ ना। जनता जब कोपाकुल बना होता है क्रोध से भरपूर होकर, ठीक ना। भ्रिकुटी भौवे, देखो भ्रिकुटी मैंने क्या होता है? भौवे होता है। भ्रिकुटी चढ़ाती है, यानी भौवे चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का, यानी अब समय आ चुका है। अब देखो जनता की पूरा टोली आ रही है, वह एकता के साथ बढ़ रही है। अब सिंहासन तुम लोग खाली कर दो, अब जनता के द्वारा चुना प्रतिनिधि ही कुर्सी पर बैठेगा। समझ रहे ना। आगे बात है कि हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। समझ ना। सुनिए कर पंक्ति कितना अच्छा है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी इसका अर्थ है कि उनकी जब एकजुटता के साथ जब एक साथ होकर बढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ों से क्या होते हैं, बड़े बड़े सिंहासन हिलने डुलने लगते हैं, उखड़ जाते हैं। समझ ना। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, यानी ताज हवा में उड़ता है, यानी पूरा मुकुट उकुट है ना, जो पहन का सदियों से बैठ के हम लोग को सता रहा था, अब सब कुछ क्या हो जाएगा, उड़ के नष्ट हो जाएगा सब। अब हटना ही पड़ेगा क्योंकि सभी लोग एकता के साथ आ रहे हैं। समझ ना। आगे है कि जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ। समय में देखो, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। ताव मैंने क्या होता है? शक्ति। समय में अभी ऐसा ताकत नहीं है कि जनता को रोक सके, जनता की इस एकता को, इस भीड़ को रोक सके जनतंत्र को स्थापित करने से। अब बताते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि अगर जनता एक साथ होकर एकजुट होकर चल देना होता, जिधर चाहती है समय को उधर ही मुड़ना पड़ता है। समझ रहे ना। समय को किधर मुड़ना पड़ता है? जनता जिधर चाहती है उधर मुड़ना पड़ता है। तो समय में भी ऐसा ताकत नहीं है कि जनता को रोक दे। समझ गया बात। अब 2 शताब्दियों सहस्त्र आब्द का अंधकार। अब्द में होता है सब, ठीक। अब्द में होता है, बताएं हम, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अब्द को हमको भुला रहा है, थोड़ा सा इसमें दिया भी नहीं है। अब्द में होता है वर्ष। क्या होता है? वर्ष, यानी साल, 1 वर्ष या साल, याद रखना। और तब दिया है शताब्दी में 100 वर्ष। और सहस्त्र आब्द में क्या होता है? 1000 वर्ष, याद रहेगा, 1000 वर्ष। तो वर्ष 100 वर्ष का और 1000 वर्षों के अंधेरा, यही बताया कि इसका अंधकार। तो बता रहे इसमें कि बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर की वक्ष उमड़ते जाते हैं। समझ ना। देखना इसका पंक्ति कितना अच्छा है कि बोल रहा है कि साल से, 100 वर्षों से और 1000 वर्षों से जो अंधेरा है उसे सहकर जनता अब क्या हुई है? तिमिर हो चुकी है। वह समझ चुकी है कि अब हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे तो फिर वही अंधकारा हमको मिलेगा। इसलिए वह चाहती है कि अब गवाक्ष अंबर के, यानी कौन चीज बोलेंगे, इस बोलेंगे कि अब हम लोग को नभ में क्या होंगे? नभ में हमारा ही जय जयकार होगा, हमारा ही क्या होगा? चुना हुआ व्यक्ति का आवाज़ होगा।
यह इसलिए बताते हैं कि बीत गवाक्ष के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। मतलब ये क्या होते हैं, अब ये चाहते हैं कि जनता का ही जय हो। किसका जय हो? जनता का जय हो और जनता के द्वारा चुना हुआ शासक बैठे। चिरते तिमिर की वक्ष उमड़ते जाते हैं, बोलते हैं कि इनकी आवाज़ से, इनकी प्रकाश में, इनके मन एकता के प्रकाश से क्या होता है, अब तिमिर मन क्या होता है, अंधेरा सब मिटती जा रही है। क्या मिटती जा रही है? अंधेरा। और अंधेरा क्या है, तो जो सदियों से जो कष्ट से जो जूझ रहे थे, और सब अंधेरा धीरे धीरे क्या हो रही है, हट रही है। समझ गया बात? आगे है इसमें, बंदे कर देंगे, चलो आगे देखते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। ध्यान सुना, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। इसका अर्थ सुना, यह बताना चाहते हैं ब्रह्मधारी सिद्ध दिनकर जी कि सबसे विराट जनतंत्र यानी बताओ प्रजातंत्र, यानी उसको बोलते हैं हम लोग जनतंत्र बोलते हैं, ठीक ना। प्रजातंत्र वही क्या बोलते हैं, जनतंत्र। तो हम लोग के द्वारा, मतलब हम लोग अपना शासक चुनेंगे तो प्रत्येक वर्ष पर चुन कर जो आएगा तो हमारे हित के ही ना काम करेगा। तो वही बताते हैं कि जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतंत्र ही आ रही है। जो यह बताते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जनता का आ पहुंचा, यानी जनता का जो जनतंत्र होता है वह अब शासन में आ रही है। अब तुम सिंहासन क्या करो, खाली करो। यह बताना चाहते हैं कि 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अब यहाँ पर हम लोग का शासक क्या है, हम लोग चुनेंगे वह शासन करेगा, लेकिन हम लोग सभी देश के कौन सी है, शासक है। हम लोग सभी देश के शासक है। समझ गया बात? आगे समझेंगे कि अभिषेक राजा का नहीं है, अब प्रजा का है। अब एक के मुकुट, मतलब एक के सिर पर मुकुट नहीं सजाना है। 33 कोटि के लिए क्या करना है, 33 कोटि उस समय क्या है, जनसंख्या कितना था, 33 कोटि, यानी 33 करोड़ जनसंख्या था, उसके लिए मुकुट सजाना था। समझ रहे बात? यानी मतलब प्रत्येक देश के वासी अब राजा हो गए, स्वतंत्र हो चुके, तो राजा के समान ही न है। पहले हम लोग सताए जा रहे थे, कुछ भी किए जा रहे थे, लेकिन अब कौन सी है, प्रत्येक राजा है, अपने वोट के दम पर क्या होगा, राजा को बनाएगा, वहीं उस पर शासन करेगा। समझ गया बात? आगे है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। समझ ना, कहाँ मिलेंगे, खेतों में खलिहानों में। क्लियर हुआ बात? देखो फिर से एक और समझा रहे एक बार हम। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। बड़ा सुंदर पंक्ति है, देख रहे हैं। ये बताते हैं कि जो तू मुकुट लेकर जो तहखाने में जो घूम रहा था, आज से तू इतना समझ रहा था सदियों से कि नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। समझ ना, जो तुम इस मुकुट को लेकर मंदिर में जा रहा है कि बड़ा बड़ा पुजारी लोग बनेंगे, चाहे बड़ा सा जो राजप्रसाद ये महल के लोग ही बनेंगे। समझ ना, तो अब सपना छोड़ दो। अब वहाँ पर तुम्हारा मुकुट लेकर घूमना क्या है, मूर्खता है। अब मुकुट लेकर चलना है तो किधर चलो, जहाँ पर सड़क पर पत्थर तोड़ रहे हैं मजदूर, वहाँ पर चलो। खेतों में चलो, जहाँ किसान खेती कर रहे हैं वहाँ पर चलो। खलिहानों में चलो, जहाँ पर किसान लोग अपने फसलों को उगा रहे हैं, ठीक ना, तरह तरह की क्रिया विधि कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति के पास चलो, उसको सिंहासन मिलना चाहिए। समझ गया बात? किसको सिंहासन मिलना चाहिए, जो खेत है, जो खेतों में खलिहानों में काम कर रहा है, उसे सिंहासन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिरों में जो दूसरे को भोग से जीने वाला हो, ठीक ना, मंदिरों में हो, राजप्रसाद हो, यानी जहाँ पर भवनों में अपने सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। समझ रहा ना? और उसके लिए अब सिंहासन नहीं है। किसके लिए सिंहासन है, जो यहाँ पर सड़कों पर काम करते हैं, दिन रात अपने पसीना को एक कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए है। आगे देखो पंक्ति है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समझ ना, वह फावड़े, समझ ना, फावड़े है, हल है। फावड़े जो दिन रात एक कर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं मजदूर। समझ ना, उसके बाद है कि हल, जिससे धरती के सीना को चीरती हुई फसल को लहलाते खेतों से भरा जा रहा है, ठीक ना। समझ ना बात? उन किसानों के हलों से, उन फावड़ों से क्या बनेगा, राज मुकुट बनेगा। ये राज मुकुट नहीं है कि दिखावा हो,
यह राज मुकुट बनेगा देश का, समझ ना। अब सुनो, अब जनता आ रही है, ठीक ना, सिंहासन खाली कर दो। जो सदियों से जो तूने गेड़ूर मार कर बैठा था उस सिंहासन को कर दो, खाली कर दो। कौन बताते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, याद रहेगा ना। एक बार सुनो, हम एक बार पंक्ति सुना रहे हैं पूरा, ठीक ना, ध्यान से सुनना। एक बार हम अपने लय में इसको पढ़ रहे हैं कविता को। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़ जनता की इस पर क्या कहती है। मानो जनता फूल हो जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल भवंडर उठते हैं, जनता जब कुपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर की वक्ष उड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता की सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित सबसे सुंदर कविता है। और इसमें बताते हैं कि देश अब आज़ाद हो चुका है और क्या होना चाहिए, जनतंत्र की स्थापना होना चाहिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को ही बनना चाहिए। समझ गया बात? चलो अब थोड़ा सा चलते हैं इसमें प्रश्न की ओर। अब देखो बता रहे, जो इसका भावार्थ अच्छा से समझ लिया होगा इसका उत्तर अच्छा से दे सकता है। हम हालांकि इसमें प्रश्न ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करेंगे। अब इसके लिए तुम सहारा ले सकते हो, थोड़ा सा चंद्रिका हो पास में, उसका भी तुम लोग सहारा ले सकते हो, क्योंकि अर्थ समझने के पश्चात ही कुछ चीज़ को याद करने में अच्छा लगता है। समझ गया बात ना? तो देखेंगे इसमें कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। समय के घर घर नाद यानी समय अब आ चुका है। अब जो सदियों से हम लोग सताए जा रहे थे अब समय चला गया। अब जनता होशियार हो चुकी है, अपनी सब अच्छाई और बुराई सब समझती है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। वह सदियों से हजारों से और सालों वर्षों से जो अंधकार में जूझ रही थी वह सब पहचान रही है। अब समझ रही है कि हम देश में स्वतंत्र होंगे जब हमारे देश में गणतंत्र यानी राजतंत्र की स्थापना होगा तब। समझ रहा ना? इसलिए वह क्या हो रही है, एकता के साथ जब चल रही है तो उसकी आवाज़ को ही बोला गया है कि समय की घर घर नाद सुनो। समझ गया ना? आगे मतलब कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में किया है। मानो एकदम चुप सन्नाटा हो, एकदम घर घर, मतलब कौन चीज़ है उसमें, उसके मुंह से कुछ निकलने वाला नहीं है, कितना भी दर्द होता है एकदम दर्द को सह कर रहने वाले रूपों में किया गया है। ठीक ना? उसमें भार्थ बताया है, उसमें थोड़ा सा देख लेना तू लोग। ठीक ना? कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल और दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? सुना ना, नेता लोग हम लोग क्या समझता था पहले कि फूल मुही है, मतलब दूध मुही है, जब बउआ तन सुख दूध पी लो ठीक हो जाएगा। सुन ना, जब तन सुख खिसिया के तन सुख रोएगा तो कहेगा तन सुख दूध पी लो, हो जाएगा। तो 2 खिलौना ले लो, हो जाएगा। 4 खिलौना से मान जाएंगे हम लोग। लेकिन अब ऐसा है समय नहीं रह चुका है। तो वही बात बताते हैं, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह से चित्र खींचा है। बोले कि अब स्वप्न बदल चुका है, अब स्वप्न वही होगा कि हमारा देश में क्या होना चाहिए, गणतंत्र की स्थापना होना चाहिए। गणतंत्र यानी राजतंत्र की स्थापना चाहिए। अब जब तक जनतंत्र की स्थापना नहीं होगा तो हमारे हुकारों से क्या होगा, भवन उड़ जाएंगे, ताज उड़ जाएंगे। ठीक ना? अब वह स्वप्न गया कि अब मंदिरों में राज सिंहासन लेकर घूमो। ठीक ना? अब राजप्रसाद भवनों में लेकर घूमो। अब वह समय आ गया है कि 33 कोटि जनता के शीश पर क्या होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, सिंहासन होना चाहिए। समझ रहा ना? सिंहासन नहीं, मुकुट होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं।
आगे है कि विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, समझ ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विराट जनतंत्र है, वह विराट जनतंत्र के रूप को बताना चाहते हैं कि जब एक शक्ति के साथ चलता है तब देश में क्या क्या होता है। बतले हैं सब, क्या बताएं तुम लोगों को कि जब विराट जनतंत्र चलता है तो भवन उड़ जाते हैं, बड़ा बड़ा समय को अपना राह बदलना पड़ता है, समय जैसा चाहती है वैसा ही समय को भी राह बदलना पड़ता है। समझ रहे बात, सब बताएं तुम लोग को ना, तो उसमें देख लेना, अपना समझ लेना, ठीक ना। कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। तो कविता का मूल भाव स्पष्ट है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि अब जो जितना सदियों से हम लोग सताए जा रहे थे वो सब हटाओ, अब एक नया जनतंत्र को लागू करो, और उस जनतंत्र के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को ढालेंगे। अब सुनो, इसमें प्रस्तुत मतलब क्या चाहिए, प्रस्तुत पक्षियों का व्याख्या करना है, मैंने व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो दिया है कि देखो, सदियों की ठंडी बुझी आग सुबह उठी, मिट्टी की सोने की ताज पहन इठलाती है, एक व्याख्या करना है। तो जो पहला भावार्थ जो बताए थे ना, उसी भावार्थ को बिल्कुल लिख देना है। लेकिन लिखने से पहले हम लोग क्या बता दें, मतलब इसमें से बता रहे हैं, उसको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति सदियों की ठंडी बुझी आग सुबह उठी, मिट्टी की सोने ताज पहन इठलाती है, यह क्या लिखा है, जनतंत्र का जन्म कविता से संकलित है, जो आधुनिक काल के छायावादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर यह व्यक्त करना चाहते हैं कि जनता जो सदियों से सताई जा रही थी उसमें अब नई प्राण आ चुकी है, नई सोच आ चुकी है, नई ताकत आ चुकी है, वह जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। समझो ना, यही सब लिखेंगे, आगे भावार्थ में लिख देंगे, ठीक ना। आगे कि हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। समझ रहे ना। तो इसका भी अर्थ होता है कि वह प्रस्तुत पंक्ति बताएं अभी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र के जन्म से संकलित है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर उन जनता की एकता का बल बताते हैं जो जनतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। समझ ना, वैसा ही करके इसका पूरा का क्या बताएंगे, अर्थ बताएंगे हम लोग, और समझा देंगे। इसमें से ऐसा लिखोगे तो तुम लोग का फुल नंबर मिल पाएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे जरूरी होता है बाबू क्या, कि इसका भावार्थ समझना। ये देख रहे हो ना, ये भावार्थ को समझना बिल्कुल जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। जब तक कविता को समझोगे नहीं तब तक फिर उसका प्रश्न उत्तर देना आसान नहीं होता है, ठीक ना। तो मेरा सबसे बड़ा पहलू होगा कि मैं इसका भावार्थ ही समझाऊंगा अच्छा से, ताकि तुम लोग अच्छा से उसका उत्तर दे सको। समझ रहे ना। चलो अब आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।